नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2019 में पूछे गए हिंदी पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी वर्षों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है नूतन का विलोम शब्द क्या होगा। तो नूतन का मतलब होता है नया यानी आधुनिक, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, य किस प्रकार का वर्ण है। ध्यान से देखिएगा, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है ऊष्म व्यंजन, तो तालव्य श, मूर्धा श, दंत्य श और ह, ये सभी होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, प्रश्न में हमसे यह पूछा गया तो ये उत्तर नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन की बात की गई तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये सभी आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे य के बारे में पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, उच्छिप्त की बात की गई है। उच्छिप्त कौन कौन से होते हैं, सड़क वाला ड़ और ढक्कन वाला ढ, ये दोनों जो होते हैं वो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। प्रश्न हमसे य के बारे में पूछा गया तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसी में देखिए यहां पर य आता है जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सुलेख जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है, सु प्लस लेख, जहां पर लेख का मतलब होता है लिखना, इसका मतलब क्या होता है, लिखना, और सु का मतलब होता है सुंदर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सुलेख का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर लिखना या फिर सुंदर लेखन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो जो ज्ञ होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है आपका ज प्लस य मिलकर के। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज के नीचे आपका हलंत होगा, यानी कि ये स्वर रहित व्यंजन है। देखिए यहाँ पर आपको ये ज और य यहाँ पर भी दिखेगा और ज और य यहाँ पर भी दिखेगा, बाकी में तो दिया नहीं गया तो ये गलत हो जाएगा। बाकी देखिए पहले और दूसरे विकल्प में अंतर क्या है, यहाँ पर जो स्वर रहित है ये वाला वो नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो ज है इसमें स्वर मिला हुआ है। देखिए जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है और ज एक व्यंजन है, तो ज का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं, ज यहाँ पर नीचे हलंत रहता है प्लस अ मिलकर के पूरा ज बनता है। तो ये जो है ये स्वर है और ये जो है ये व्यंजन है लेकिन स्वर रहित है, तो इन दोनों के मेल से ही पूरा व्यंजन बनता है। तो यहाँ पर जो ज आया हुआ है इसमें स्वर मिला हुआ है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं। देखिए स्वर रहित यहाँ पर आया हुआ है, ज के नीचे हलंत, वहीं आपका ज के नीचे हलंत यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जिसकी वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं, या फिर अगर इसी को हिंदी में बोलें तो आप मात्रा समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द सही लिखा गया है मात्रा के तौर पर, वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला दिया गया अत्युत्तम, अत्युत्तम तो ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे अशुद्ध वाला यानी गलत वाला पूछा गया है। अभ्युदय ये भी सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अन्वय ये भी सही है, लेकिन अगर बात करें अत्याधिक तो ये गलत है, मिसप्रिंट है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। अत्याधिक नहीं होता है बल्कि अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए आ की मात्रा एक्सेस है, फालतू में दी गई है, इसलिए ये अशुद्ध वर्तनी है। चूंकि हमसे यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया था, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। तो उपेक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है उचित सम्मान ना देना या महत्व ना देना। ठीक है, उचित सम्मान ना देना या महत्व ना देना इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे अर्थ पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद से अगर बात करें अपेक्षा की, तो अपेक्षा का अर्थ होता है आशा करना या उम्मीद करना। क्या होता है, आशा या उम्मीद। जैसे अगर आपके पिताजी या फिर कोई भी आपके घर के परिवार के सदस्य बोलते हैं कि मुझे तुमसे बहुत अपेक्षाएं हैं, यानी कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बनोगे, एक बेहतर नौकरी प्राप्त करोगे। तो अपेक्षा का मतलब क्या होता है कि आपसे किसी ने आशा लगाई है, कोई उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है कि आप पढ़ाई करके अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो अपेक्षा का मतलब आशा या फिर उम्मीद हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों
वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके नीचे रेखा रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखांकित बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप अंडरलाइन बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेखांकित सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसके नीचे रेखा लगाई गई हो वो रेखांकित होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, पहला आप नभ लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा आप अनंत लिख सकते हैं, ठीक है, तीसरा आप फलक लिख सकते हैं, चौथा आप अंतरिक्ष लिख सकते हैं। तो ये सभी आकाश के पर्यायवाची हो गए हैं। इसके अलावा गगन, अंबर, खगोल, दिव, पुष्कर, शून्य, ये सब आकाश के पर्यायवाची होते हैं। हमसे केवल 4 पूछा गया, तो 4 आप इस प्रकार से लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो सबसे पहले तो वर्ण को जानिए, वर्ण क्या होता है। तो किसी भी भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है उसे वर्ण बोलते हैं। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूं वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अब हिंदी भाषा जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा बोले जा रहे किसी भी भाषा में सबसे पहले आप बड़े स्तर पर देखेंगे तो उसमें क्या होता है? उसमें पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ को और छोटा किया जाए तो क्या होता है? उसके बाद से वाक्य होते हैं। वाक्य को और छोटा किया जाए तो उसमें क्या होते हैं? शब्द से मिलकर के वाक्य बने होते हैं। और शब्दों को और तोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो वर्ण मिलता है। वर्ण, जैसे कि यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, राम। तो राम किस प्रकार से बना हुआ है? र पर आ की मात्रा और म से मिलकर के बना हुआ है। तो यहां पर ये जो है यही वर्ण बोले जाते हैं, यही आपके वर्ण बोले जाते हैं। अब ये तो वर्ण हो गया। अब वर्ण को भी 2 बराबर भागों में बांटा गया, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर क्या होता है कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण के उच्चारण की सहायता के बिना ही अगर उच्चारित किए जा सकते हैं तो उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, औ, ये सभी आपके स्वर होते हैं। ठीक है, और क्योंकि इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलूं म, तो म जो है वो कैसे बना हुआ है? वो म स्वर रहित। देखिए, किसी भी वर्ण के नीचे अगर ये हलंत लगा दिया जाए, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्वर नहीं है। और अगर मैं यहां पर स्वर लगा दूं अ, तो अब ये टोटल मिलकर के पूरा व्यंजन बनेगा। इसी प्रकार से क कैसे लिखा जाता है? तो क आप कैसे लिखेंगे? क जो होता है वो स्वर रहित और इसमें स्वर जुड़ करके ये पूरा क बनता है। ठीक है, तो ये आपके व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इसके भी उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। तो हमसे यही पूछा गया था कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये स्वर हैं। अब स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है, पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर किसे बोलते हैं? जैसे कि अ हो गया, उसके बाद से छोटी ई हो गया, उसके बाद से छोटा ऊ हो गया। तो ये सब हर्ष स्वर बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे आप बोल करके देखिए अ, जितना समय लगा, अब इसको बोल करके देखिए आ। देखिए, अ जितने समय में बोल रहे हैं उससे दुगना समय आपको आ बोलने में लग रहा है। उसी प्रकार से बड़ी ई बोल करके देखिए, इसको बोल करके देखिए ई, और इसको बोल करके देखिए ई, यानी इस पर ज्यादा समय देना पड़ा है, ज्यादा जोर देना पड़ा है। तो ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हर्ष स्वर हो जाता है। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का क्या होता है? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे ओम, ओम का उच्चारण करके देखिए ओम, इसको थोड़ा लंबा खींचा जाता है, यानी कि इसमें 1 मात्रा का समय लग रहा था, इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा था, और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। तो चूंकि हमसे यही पूछा गया था ओ और औ, तो ओ बोल करके देखिए इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। तो हमसे बस इतना ही पूछा गया था कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये दीर्घ स्वर है। उत्तर हो जाएगा दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऊष्म का मतलब होता है गर्म होना, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न अवयवों से टकरा करके सांस में एक गर्मी पैदा कर देती है, उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा तालव्य श। तालव्य श यानी कि ये वाला श, मूर्धा श यानी कि ये वाला श, दंत्य श यानी कि ये वाला श, और ह। इनको बोल करके देखिए श, स, ह,
आपको लगेगा कि वायु जो है मुख के विभिन्न अवयवों से टकरा करके आपके मुख में एक गर्मी पैदा कर रही है, ऊष्मा पैदा कर रही है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या टोटल 4 होती है। तो हमसे बस इतना ही पूछा गया था, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं। आप इस प्रकार से उदाहरण देकर के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संधि और संयोग शब्द का विलोम लिखिए। तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा विच्छेद या फिर विग्रह। ठीक है, संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विच्छेद या फिर विग्रह। और संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा वियोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों का विलोम लिख सकते हैं। दोस्तों, यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया है, आंख, अश्व, समुद्र और सूर्य का एक एक समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची लिखना है। तो आंख का आप लोग नयन लिख सकते हैं। क्या हो सकता है? नयन, चक्षु, नेत्र, ये सब आंख का पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द हो जाएगा। अश्व की बात करें तो अश्व का घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमसे एक एक पूछा गया है। इसके बाद से समुद्र की बात करें तो समुद्र का आप लोग सागर लिख सकते हैं। और अंत में सूर्य पूछा गया है तो सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, ये सब कुछ सूर्य का समानार्थक शब्द होता है। तो हम कोई भी एक ही लिख सकते थे, जैसे कि दिनकर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो एक विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति में वाक्य को या फिर भाव को स्पष्ट करने के लिए जगह जगह पर विराम लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा नाम नीरज है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो मेरा नाम नीरज है के बाद मैंने विराम लिया था, थोड़ा रुका था। यानी कि यहां पर यह दिखाया जाता है कि एक वाक्य अपना अर्थ कंप्लीट कर चुका है, पूरा हो चुका है, और उसके बाद थोड़ा सा ठहराव के बाद मैं दूसरे वाक्य को शुरू कर रहा हूं। तो जब किसी वाक्य में कंप्लीशन के बाद से थोड़ा सा ठहराव होता है तो उसी ठहराव को लिखित अभिव्यक्ति में दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग विराम चिन्ह बोलते हैं। और उन्हीं विराम चिन्हों में से एक चिन्ह होता है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब किसी भी संदेह की भावना हो या फिर किसी भी प्रश्न को पूछा जाए तो उसके बाद से प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसका इस प्रकार से सिंबल होता है। अब इसका उदाहरण लिखना था तो आप लिख सकते थे कि क्या आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं? अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप तैयारी कर भी रहे हो सकता है कि तैयारी नहीं भी कर रहे हो। तो यानी कि जब संदेह की स्थिति होती है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यानी जब भी किसी से प्रश्न पूछा जाएगा तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप उदाहरण देकर के लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुलेख और श्रुतलेख में क्या अंतर है? तो देखिए, दोनों में लेख लगा हुआ है, यानी ये तो क्लियर है कि दोनों लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है? अनुलेख में पहले अनु लगा हुआ है। अनु का मतलब होता है अनुकरण करना या फिर देख करके लिखना। प्राइमरी स्तर के बच्चे को आप लोग देखे होंगे कि कॉपी में इस प्रकार से क, ख, ग, घ, अंग इस प्रकार से लिखा गया था और नीचे इसी को देख करके लिखना होता है कॉपी में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अनुकरण यानी कि अनुलेख, यानी कि जो ऊपर लिखा गया इसी का अनुकरण करते करते बच्चा नीचे लिखता जाएगा। ठीक है, इसी को देखते देखते नीचे लिखता जाएगा, तो इसे बोलते हैं अनुलेख यानी कि अनुकरण करके लिखना। और देखिए, श्रुत लेख का मतलब क्या होता है? लेख का मतलब लिखना और श्रुत का मतलब होता है सुनना, यानी कि सुन करके लिखना जो होता है वो श्रुत लेख होता है। ठीक है, ये पहला अंतर आप लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि श्रुत लेख के माध्यम से बच्चे में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है, क्योंकि जब बच्चा सुन करके लिखेगा तो जाहिर सी बात है सुनेगा तभी तो लिखेगा, यानी कि श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। और अनुलेख के माध्यम से बच्चों में अनुकरण करने का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार से आप 2 पॉइंट लिख सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहला विधि आप लिख सकते हैं सार्थक रेखाएं खींचने की विधि। इसमें क्या होता है कि बच्चे को पहले विभिन्न प्रकार की लाइन खींचना सिखाया जाता है, जैसे कि सीधा लाइन, पड़ा लाइन, गोला, अर्धगोला, ये सब। जैसे कि बच्चे को क लिखना कैसे सिखाया जाता है? पहले भी बोला जाता है गोल गोल अंडा, पुलिस का डंडा, बकरी का पोच और ये बाबा जी का मोच। तो सभी अलग अलग संरचनाएं। देखिए, पहले ये बच्चा गोला बनाना सीखेगा, फिर खड़ी पाई बनाना सीखेगा, फिर ये क्या है, अर्ध गोले टाइप का है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं चाप है और ये पड़ी लाइन है। ये बच्चे को पहले अलग अलग लाइन का इस प्रकार से प्रयास कराया जाता है और उसके बाद से सबको मर्ज करके बच्चा क लिखता है। तो ये होता है सार्थक
रेखाएं खींचने की विधि। दूसरा विधि होता है खंडशः रेखा लेखन विधि। इसमें क्या होता है कि वर्णों की रचना जो होती है वो खंडशः लेखन अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि बच्चे को मान लीजिए अ लिखना है तो डायरेक्टली बच्चा अ नहीं लिखना सीखेगा, पहले उसको इस प्रकार से बनवाना सिखाया जाएगा, उसके बाद से ये वाली लाइन सिखाई जाएगी, उसके बाद से पड़ी लाइन सिखाई जाएगी, उसके बाद से ये खड़ी लाइन सिखाई जाएगी, अंत में पड़ी लाइन सिखाई जाएगी, यानी अलग अलग सबको सिखाया जाएगा। इसको बोलते हैं खंडशः रेखा लेखन विधि, ठीक है। उसके बाद से तीसरा होता है रेखा अनुसरण विधि, यानी कि अनुसरण करके बच्चा लिखना सीखेगा। उसके बाद से अनुलेख विधि होता है जिसमें बच्चा अनुकरण करके लिखना सीखता है। चौथा होता है, इसके अलावा जैकटॉट विधि होता है। तो जैकटॉट विधि में बच्चों को लिखना सिखाने के लिए वाक्य लिख करके दे दिया जाता है। जब एक शब्द बालक लिख लेता है तो स्वयं ही उस शिक्षक द्वारा लिखी गई मूल प्रति से मिला लेता है और अपनी अशुद्धि को स्वयं दूर कर देता है। तो इस प्रकार से जैकटॉट विधि हो जाता है। उसके बाद से इसी प्रकार से आप संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, ये सब लेखन शिक्षण की विधियां हैं। आप सब में एक एक लाइन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पूर्ण विराम और अर्ध विराम के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पूर्ण विराम क्या होता है, जब एक वाक्य का अर्थ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कंप्लीशन को दिखाने के लिए पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो ये वाक्य का अर्थ कंप्लीट हो गया। तो इसके अंत में आपको यहां पर पूर्ण विराम लगाना है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि राम ने भोजन कर लिया, ठीक है। यहां पर ये भगवान राम की बात नहीं की जा रही है, ये एक नॉर्मल अभ्यर्थी है जिसकी बात की जा रही है। राम ने भोजन कर लिया, तो ये भी इसका वाक्य कंप्लीट हो चुका है, तो इसके भी अंत में यहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से कोई भी दो उदाहरण आप दे सकते हैं। दूसरा पूछा गया था अर्ध विराम। देखिए दो प्रकार के एक होता है अल्प विराम और दूसरा होता है अर्ध विराम। अल्प विराम को कॉमा बोलते हैं और अर्ध विराम को सेमी कॉलन बोलते हैं। जैसे कि इस प्रकार के चिन्ह का जो आप प्रयोग करते हैं इसे आप अर्ध विराम बोलते हैं। तो इसमें इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े, जैसे कि कॉमा से अधिक रुकना पड़े, तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा सन्निकट है, अब खूब परिश्रम करो, उसके बाद से ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और बोला जाएगा कि अब परीक्षा निकट है, ठीक है। दूसरा बोला जाएगा कि शिक्षक ने मुझसे कहा तुम पढ़ते नहीं हो, तो शिक्षक ने मुझसे कहा, उसके बाद ये वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 विराम चिन्हों का नाम लिखिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कोई भी 4 विराम चिन्ह आप लिख सकते हैं। पहला पूर्ण विराम आप लिख सकते हैं जिसे खड़ी पाई बोलते हैं, यानी कि एक वाक्य कंप्लीट होने के बाद से जो वाक्य के पूर्ण होने के बाद से जो चिन्ह लगाया जाता है उसे खड़ी पाई या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। जैसे कि लालच बुरी बला है। दूसरा आप लिख सकते हैं राम अच्छा लड़का है, ठीक है। उसके बाद आप खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम लगाएंगे। हमसे 4 पूछा गया था, तो पहला ये आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं इसी में डबल इन्वर्टेड कॉमा, जिसे दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसका प्रयोग किसी की कही हुई बातों को हूबहू दोहराने के लिए किया जाता है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जैसे ही आप यहां पर लिखेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उनके बात को आप कोट कर रहे हैं, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होगा। इसके बाद से तीसरा आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख सकते हैं, जिसे एकहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी वाक्य में किसी विशेष को दिखाने के लिए करना हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो इस पूरे वाक्य में जो लखनऊ शब्द है वो मेन है, तो उसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इस प्रकार से मुख्य शब्द के तौर पर दिखा सकते हैं। और चौथा आप विराम चिन्ह लिख सकते हैं इतिश्री, यानी कि जब एक पूरा लेख कंप्लीट हो जाता है तो अंत में इस प्रकार का जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम लोग इतिश्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी 4 विराम चिन्ह आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। तो शिरोरेखा क्या होता है, किसी भी शब्द को लिखते समय जो ऊपर ये लाइन खींची जाती है इसी को शिरोरेखा कहते हैं, इसी को शिरोरेखा कहते हैं। तो हमसे 2 उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला कोई भी आप शब्द लिख सकते थे, जैसे राम, इसके ऊपर इसको हाईलाइट करके आपको दिखाना होगा कि ये शिरोरेखा है। उसके बाद से लक्ष्मण
तो इसके ऊपर आप इसको हाईलाइट करके दिखाएंगे कि यही जीरो रेखा है। तो इस प्रकार से आप जीरो रेखा के बारे में लिख सकते हैं कि किसी भी शब्द के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसे शिरो रेखा कहते हैं। ये दोनों शिरो रेखा हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से कोई भी दो शब्द लिख करके आप उदाहरण देकर के समझा सकते थे। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।